हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी आरसीएफएल की जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे किस टाइप की जॉब प्रोफाइल है, कहाँ पे पोस्टिंग होगी और किस टाइप का आपको सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आरसीएफएल में जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ से हमको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और कहाँ पे इसके प्लांट हैं। तो देखिए आरसीएफएल का सिर्फ दो प्लांट हैं, एक है आपका ट्रॉम्बे में और दूसरा है आपका थाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये दोनों चीज़ें आपकी लोकेट हैं मुंबई में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो थ्रू आउट लाइफ रहेगा आफ्टर सिलेक्शन इन आरसीएफएल वो आपका मुंबई में रहने वाला है। ठीक है, तो जॉब लोकेशन आपकी फिक्स हो गई। मोस्ट ऑफ द पीएसयू के साथ ऐसा है कि आपके जो ट्रांसफ़र हैं वो 3 to 5 ईयर्स में होने ही हैं। ठीक है, आपका जो जॉब ट्रांसफ़र है वो होता रहता है मोस्ट ऑफ द पीएसयू में। लेकिन सबसे अच्छी खासियत इस पर्टिकुलर जॉब के साथ ये है कि यहाँ पे जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहने वाली है। इससे क्या है कि आप आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए अपने आप को प्लान कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो बताया कि आरसीएफएल की जो जॉब लोकेशन है वो बेसिकली मैंने प्लांट लोकेशन के हिसाब से बताई थी, अगर आपकी पोस्टिंग प्लांट में होती है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग मार्केटिंग जॉब के अंदर होती है, बेसिकली क्या है कि किसी भी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तो आपकी पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी पोस्टिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होती है तो चांसेस है कि आपकी जॉब लोकेशन वेरी कर सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका सिलेक्शन होता है उनको प्लांट लोकेशन ही एलोकेट की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग में आपको अराउंड 30 to 40,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलेगा, जिसमें कुछ आपको फैसिलिटी है, वो सारी चीज़ें मेंशन है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी अप्रॉक्स 70,676 रुपीज़। इसका ब्रेकअप भी आप लोग देख सकते हो। 40,000 आपका बेसिक हो गया, 7,476 आपका डीए हो गया। एचआरए की बात की जाए तो क्लास एससीटी के अंदर आपको 9,600 रुपीज़ के अराउंड एचआरए मिलता है। पर्क्स आपके अराउंड 13,600 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो ये आपकी ग्रॉस सैलरी है 70,676 रुपीज़, जब आपका 1 ईयर जो है ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो कुछ डिडक्शन होंगे, लाइक आपका जो भी पीएफ है, फिर आपके टैक्सेस हो गए, इन सारी चीज़ों को कट करने के बाद अराउंड आपकी जो सैलरी बनेगी वो 62,000 इन हैंड होगी। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो आपको एकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, फिटनेस अलाउंस मिलेगा, तो ऐसे ढेर सारी आपको जो वहाँ पे फैसिलिटी भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए इस एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 16 अगस्त आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। अराउंड 45 डेज़ हैं अभी आपके पास। आप आज से भी प्रिपरेशन चालू करते हो तो आपके पास अराउंड 40 to 45 डेज़ हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर एग्ज़ाम डेट 16 अगस्त है, लेकिन जो रिजल्ट की डेट है वो काफ़ी जल्दी दे रहा है। रिजल्ट आपका 24 अगस्त को अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। तो देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें ब्रेकअप देखेंगे तो 50 आपके टेक्निकल क्वेश्चन है और 50 आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा और टेक्निकल क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो आप देख सकते हो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टेक्निकल सेक्शन से। नॉन टेक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो 50 into 1 यानी 50 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। और फ्रेंड्स टोटल जो है वो आपका 150 मार्क्स का एग्जाम पेपर होने वाला है रिटर्न। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 90 मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हो 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हम लोगों ने देखा था कि CIL एग्ज़ाम के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम लोग को अपनी स्पीड भी अच्छी रखनी है और एक्यूरेसी भी हाई रखनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू का कॉलिंग रेशियो है वो काफ़ी बड़ा है, वो है आपका 1:7। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पीएसयू जो कॉल करते हैं आफ्टर रिटन वो 1:2 1:3 रेशियो में करते हैं, मैक्स टू मैक्स 1:5 रेशियो में करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के अंदर जो कॉलिंग रेशियो है वो 1:7 रहने वाला है।
ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपने अगर तैयारी अच्छे से करी है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मिलेगा। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि आप एटलीस्ट 50% मार्क स्कोर कर रहे हो रिटर्न एज वेल एज इंटरव्यू में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम लोग को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अप्रॉक्स हमारे पास 45 डेज बचे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक पार्ट की। तो देखिए बात की जाए नॉन टेक पार्ट की तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप एडवर्टीजमेंट के अंदर देखोगे तो वहाँ पे नॉन टेक पार्ट का जो ब्रेकअप है वो भी गिवन है, ठीक है। तो इस 50 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज को मिला के होंगे, ठीक है। मतलब इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है उसके अंदर से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स आप देखोगे रफली 12 क्वेश्चन, आपके 12 क्वेश्चन जो हैं वो हर एक पार्ट से आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। ये आपका हाई स्कोरिंग एरिया है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क स्कोर करने हैं। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो रीजनिंग के अंदर आप लोग कुछ टॉपिक डेफिनेटली कवर करके जाओ, जस्ट लाइक आपका सिलोगिज्म, फिर आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इन पर्टिकुलर एरिया पे जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बात की जाए एप्टीट्यूड की तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली आते ही हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से कवर कर लो। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रफली आएगा ही आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि जो CIL का रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, इवन जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, वो दोनों पेपर के जितने भी एप्टी और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कर लेने हैं। और वहाँ से आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आते हैं, ठीक है। और आपको अपना जो वीक पॉइंट है, वीक एरियाज हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को एप्टी और रीजनिंग के लिए सबसे पहले CIL के जो पेपर हुए थे उनको लगाने चाहिए। 2 पेपर हुए हैं लास्ट 3 इयर्स के अंदर, उनको सॉल्व करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स BHEL का भी एक एग्जाम हुआ था, उसको भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी एप्टी और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करिए और जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए फ्रेंड्स जिन्होंने इंग्लिश ऑलरेडी कवर कर रखी है, कहीं कोचिंग में पढ़ा हुआ है या जो भी आपका बेसिक एरिया था आप लोग ने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा है। और जिन्होंने इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो लोग एटलीस्ट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कवर करके जाइए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग CIL का पेपर देखिए। CIL से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इंग्लिश में जितना अच्छा कर सकते हो करो। और जो लोग ऑलरेडी NLC वाईजैक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। बात करते हैं जनरल नॉलेज की तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आपको देखिए नॉन टेक वाले जो पार्ट है वहाँ पे एप्टी और रीजनिंग के अंदर अपनी कमांड रखनी है। साथ ही साथ इंग्लिश के अंदर भी आपको एटलीस्ट एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। सिमिलरली बात की जाए जनरल नॉलेज की तो यहाँ पे भी आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप लोग प्रतियोगिता दर्पण या फिर मेडिजी की जो एनुअल बुक आती है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ आपको स्पेसिफिकली आपको स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। क्योंकि मेजर चांसेस रहते हैं कि एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आपका स्पोर्ट वाले सेक्शन से आता है, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो जो GS का सिलेबस है वो बहुत वाइड है। इसके अंदर आपका हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन, तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो भी आपकी प्रिपरेशन अभी ऑन गोइंग है फॉर एग्जाम लाइक UPPSC AE, फिर आपका NLC हो गया, वाईजैक हो गया, तो इन सारे एग्जाम के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करो। इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट GS वाले पार्ट में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नॉलेज से, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो UPPSC AE, फिर आपका जो भी एग्ज़ाम आपके हैं NLC, वाईजैक या आपका SSC JEE, तो इन सारे एग्ज़ाम की जो आपकी प्रिपरेशन है वो यहाँ पे काम डेफिनेटली आएगी ही आएगी, ठीक है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो बात रही नॉन टेक की। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की। तो देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल पेपर के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका टेक्निकल पेपर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो नॉन टेक पार्ट था वो सिर्फ 50 मार्क्स का वेटेज रखता है, लेकिन बात करें आप टेक्निकल पेपर की तो ये आपका 100 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। तो आपको टेक्निकल पेपर में कमांड करनी है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप टेक्निकल पेपर में अटेम्प्ट करके आओगे, जितना हाई आप लोग इस एरिया में स्कोर करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निकल पेपर में आप मैक्सिमम एफर्ट डालो। और फ्रेंड्स टेक्निकल पेपर के सिलेबस की बात की जाए तो अभी तक एडवर्टीजमेंट में या कंपनी के साइट में इसका कोई भी सिलेबस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो आपको जो गेट का सिलेबस है उसमें एक्सक्लूडिंग मैथ का पार्ट, जो मैथ का सिलेबस है उसको आप एक्सक्लूड कर दो, उसके अलावा जो भी आपका पार्ट है उसको आपको अच्छे से स्टैंडर्ड सिलेबस मान के प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। या फिर आप जो एनएलसी का सिलेबस है उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते हैं, तो आपको सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है। आपकी जो प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही है उसमें ही अपना फोकस रखना है। कुछ अलग एक्स्ट्रा एफर्ट इस एग्ज़ाम के लिए मारने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम पेपर में याद होनी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको पेपर में याद होंगे, तभी वहाँ पे आप आंसर को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्निकल पेपर के लिए भी आपको CIL के जो लास्ट 2 पेपर हुए हैं उनको आपको कवर करना है, साथ ही साथ BHEL का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तीनों पेपर आप लोग देखिए, इनको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि टेक्निकल पेपर की तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग यहाँ आइडेंटिफाई करो कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर आप लोग CIL के जो लास्ट 2 पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करोगे और BHEL के पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब आप लोग CIL और BHEL का पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस एरिया में आपका वीक पार्ट है, उस एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, जो आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने हैं, और जो भी आपके टफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं या आपको मालूम है, उनको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करो, उसको मत करो, क्योंकि एग्जाम पेपर के अंदर भी वो सारे क्वेश्चन में अगर आप उलझोगे तो आपका पेपर छूट सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 90 मिनट रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपका टफ पार्ट है उसको आप स्किप करिए, अभी मत करिए इस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला कॉपी रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी खुरमी या RK जैन वाली बुक रिफ़र नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस आपने उससे ऑलरेडी जो नोट्स हैं वो बना रखे हों। अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं खुरमी और जैन से तो डेफिनेटली आप लोग उसको रिवाइज करो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग ने RS खुरमी RK जैन नहीं कवर किए है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसको स्किप करो। अभी इस एग्जाम के लिए अपना जो मेजर फोकस है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के क्वेश्चन के प्रैक्टिस में लगाओ, साथ ही साथ रिवीजन पे रखो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, डू नॉट सॉल्व क्वेश्चन लाइक असर्शन रीजन, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आपको इस एग्जाम के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको आप अभी स्किप करो। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज करो। अगर नहीं करी है तो इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। आपको मेजर फोकस रखना है स्पीड के अंदर और साथ ही साथ मैक्सिमम कवरेज के अंदर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप गेट का सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सिलेबस में कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल IC इंजन, तो IC इंजन के अंदर नॉकिंग वाला पार्ट नहीं है, फिर आपका जो एमिशन वाला पार्ट है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब आप लोग इस पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम देते हो जो PSU के हैं, वहाँ पे आपके इन एरिया से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को भी आपको कवर करना है, ठीक है। फिर आप देखोगे पावर प्लांट, मशीन डिजाइन, तो यहाँ पे क्या होता है कि पावर प्लांट और मशीन डिजाइन से जो क्वेश्चन गेट में आते हैं वो काफ़ी बेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, या आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन PSU एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो पावर प्लांट और मशीन डिजाइन के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा और उसके अंदर मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको पावर प्लांट में पढ़नी है, और मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बता भी दूंगा कि ये चीज़ एटलीस्ट आपको कवर करके जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग CIL और BHEL का जो पेपर हुआ है टेक्निकल वाला,
उसको देखो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, और जो भी आपका गेट सिलेबस में टॉपिक नहीं मेंशन है उसको आप लोग नोट डाउन करो। टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आप बताओ कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो सारी चीज़ें गेट के सिलेबस में कवर नहीं हुई हैं या आपका वीक एरिया है, ठीक है, तो हम लोग उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो अभी के हिसाब से जो डेट है एग्ज़ाम की वो है 16 अगस्त। हो सकता हो ये डेट एक्सटेंड हो, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन 16 अगस्त के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो आपके पास देखोगे तो अप्रॉक्स 45 डेज हैं, ठीक है, तो 45 डेज के अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे तो आपको नेक्स्ट 30 डे के अंदर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो कर लेना है। साथ ही साथ जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनके नोट्स बना लेने हैं अच्छे से, सो दैट आपके रिवीजन में ये सारी चीज़ें ईजी रहे, ठीक है। और लास्ट के जो बचे हुए 15 दिन रहेंगे उसके अंदर आपको मल्टीपल रिवीजन करना है उन सारे स्टार मार्क क्वेश्चन का जो आप लोगों ने प्रैक्टिस में लगाए हैं। साथ ही साथ जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग CIL और BHL का जब पेपर देखना तो वहाँ से आपको जो भी ऐसे एरियाज लग रहे हैं जहाँ पे आपकी कवरेज कम है या आपको लगता है कि उन एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर जो टेलीग्राम वाला चैनल है वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।